हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 मनी पे हैं। ये हमारी यूनिट 3 चैप्टर 4 मनी। इसमें हमारे दो ही चैप्टर हैं, एक चैप्टर 4 मनी है, चैप्टर 5 बैंकिंग। इन दोनों को मर्ज करके हमारी यूनिट 3 बनी है, मनी एंड बैंकिंग। आज हम चैप्टर 4 डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है, कैसे इन्वेंट हुआ, उसके मनी आया कैसे, उसके ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 4 मनी। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनी का मीनिंग क्या होता है। मनी है क्या? मनी को हम क्या भी कहते हैं, पैसा। पैसा है क्या? ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा मनी होता क्या है। बात कर लेते हैं हमारा मनी, जो पैसा है। आजकल आप देखते होंगे पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप उसे लेने के लिए क्या करते हैं, आप उसे पैसे देते हैं। पैसे हम मतलब मनी दे रहे हो आप उसे, मतलब ये क्या है, आप किसी भी चीज़ क्या कर रहे हो, एक्सचेंज करने के लिए। मतलब उससे आपने गुड्स लिए, आपने उसे क्या दिए, पैसे दिए। क्या हुआ, एक एक्सचेंज हुआ। मतलब एक आपका क्या बना, जो मनी है, मीडियम बना। कुछ भी गुड्स लेने के लिए, आप कुछ भी सर्विसेज ले रहे हो, उसके लिए आपका क्या बन रहा है, ये मीडियम। आप कुछ भी सामान उनसे ले रहे हो, आप उन्हें उसके बदले क्या दे रहे हो, मनी। ये क्या बन गया, एक आपका मीडियम बन गया। कुछ भी चीज़ आपकी मतलब आपकी वांट के हिसाब से आप लेने के लिए। मनी इज़ वॉट मनी डस, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको एक सर्व करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए आप मतलब कुछ भी लेना चाहते हो, आप उसके से बदले ले लेते हो, पैसों के बदले कुछ भी चीज़ ले लेते हो, तो ये क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो पैसा है आप उसे संभाल कर रख सकते हो, कहीं भी एक स्टोर करके रख सकते हो। आप मेजर ऑफ वैल्यू, आप उसकी मतलब पैसों की वैल्यू किसी भी दूसरी कॉमोडिटी से मतलब कुछ भी सामान से कंपैरिजन कर सकते हो वैल्यू का। आ स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट पेमेंट, जी स्टैंडर्ड डिफरेंट पेमेंट मतलब आप कोई भी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो मनी से या उसके थ्रू। मनी होता क्या है, जो हमने फंक्शंस पढ़े तो उसके बदले क्या होता है। फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले हमने जो देखा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज बिकॉज ऑफ मनी। आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि आप पे क्या है, मनी है। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, हमने जाना था कि मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है। मेजर ऑफ वैल्यू, वी डिसाइडेड प्राइस ऑफ डिफरेंट सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कुछ भी कॉमोडिटी या सर्विसेज की क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू पता लगा पाते हैं मनी से, कि ये गुड इतने रुपए का, ये गुड इतने रुपीज़ का है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, जो आपका मनी होता है आप उसे क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। मनी कैन बी सर्व्ड एंड स्टोर्ड फ्यूचर यूज़। आप मनी कहीं बैंक में भी क्या करते हो, स्टोर करके रख देते हो, तिजोरियों में अपने क्या करते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ये क्या होता है, मनी का ये क्या एक फंक्शन है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, आप स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स का क्या कर सकते हो, मनी सर्च एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड फ्यूचर पेमेंट्स। आप उससे कोई भी फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हो। जैसे आप लोन लेते हो, आप उनसे क्या कहते हो कि हम आपकी फ्यूचर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, क्योंकि आप उसकी फ्यूचर पेमेंट करोगे। अब ये तो हमारा मॉडर्न हो गया कि मॉडर्न ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, मनी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब एंशिएंट टाइम की बात करें तो उसमें क्या होता होगा, हम क्या यूज़ करते होंगे, जब तो मनी होता नहीं था। अब एंशिएंट टाइम में हम क्या यूज़ करते थे, बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। अब बार्टर सिस्टम आप क्या होगा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ ही कहाँ से है, मतलब मनी का इन्वेंशन हुआ कैसे। द बार्टर सिस्टम वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड वर गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अब जो एंशिएंट टाइम होता था उसमें क्या करते लोग, बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, मतलब एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विस किसके मीडियम से, अपने ही गुड्स एंड सर्विस। मतलब इसमें डायरेक्ट किसका होता था, एक्सचेंज करते थे अपने डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को। मतलब इसमें कोई मनी का यूज़ नहीं करता था, अपने गुड्स को ही एक्सचेंज करके क्या कर लेते थे, काम चलाते थे। अब जानते हैं डिटेल में कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। द बार्टर सिस्टम ये एक एंशिएंट मेथड था, मतलब एंशिएंट मेथड ऑफ एक्सचेंज वर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली ट्रेडेड फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी एज एन इंटरमीडिएटरी। अब मनी को हम बिल्कुल मीडियम नहीं यूज़ करते थे, हम क्या यूज़ करते थे, बार्टर सिस्टम में ये एक एंशिएंट मेथड था जिसमें हम एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली, किससे, अपने गुड एंड सर्विसेज से। मतलब आपको वीट चाहिए और मुझे क्या चाहिए,
राइस चाहिए तो हमको क्या करते हैं ना, अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। आप मुझसे राइस ले लो, मुझे आप अपने वीट दे दो। यही क्या हो गया, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज हो गया थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के। इसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। अब इसका की कंसेप्ट क्या था, इसमें क्या होता था, डायरेक्ट एक्सचेंज होता था किसका, गुड्स और सर्विसेज का, जो आप ट्रेड कर रहे हो डायरेक्टली अदर गुड्स और सर्विसेज से। सेकंड, नो स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि हमें इसके मतलब इसके लिए ही चीज़ मिलेगी। अनलाइक मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आप देखते हो कि हमें आज के दौरान जो हमें कुछ भी लेना होता है हमें पैसे देने पड़ते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था, आप गुड्स लाएं कोई से भी, अगर उसने चाहिए तो वो ले लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो वो नहीं लेंगे। आप गुड्स और सर्विसेज का गुड्स और सर्विसेज से ही एक्सचेंज करते थे। इसके दो की पॉइंट्स हो गए, डायरेक्ट एक्सचेंज और नो स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या है और उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप सब कहोगे जब हम पे बार्टर सिस्टम था तो हमें मनी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वो भी तो अच्छा चलता आ रहा होगा। नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी। हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद ही हमारा मनी इन्वेंट हुआ। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आई होगी, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या आते हैं बार्टर सिस्टम के, मतलब उसमें क्या कमियाँ आई कि हमें मनी को लाना पड़ा। अब सबसे पहला डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। अब डबल कॉन्सिडेंस वांट्स का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। इन अ बार्टर सिस्टम फॉर अ ट्रांजैक्शन टू अकर बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर हैज़ टू ऑफर, दिस इज नोन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। मतलब इसका मतलब है कि मुझे क्या चाहिए, वीट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वीट, और सामने वाले को क्या चाहिए, राइस। अब मेरे पे क्या है, राइस नहीं है, मेरे पे सूज हैं एक्सचेंज करने के लिए। अब वो कहेगा मैं सूज का करूँगा क्या, मुझे तो राइस चाहिए। अब राइस तो मेरे पे भी नहीं क्योंकि मुझे भी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, जो सामने वाले की वांट थी वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाए, अपने गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाए। जैसा आप एक एग्जांपल है हमारा, इफ़ यू आर फार्मर विद वीट एंड यू नीड सूज, आप पे क्या है, गेहूँ है, लेकिन आपको क्या चाहिए, सूज चाहिए। यू मस्ट फाइंड एज अ शू मेकर हु हैज शू नीड्स वीट। अब आपको क्या ऐसा कोई शू मेकर ढूंढना पड़ेगा जिसको आपको क्या दे दे, सूज दे दे, और जिसको किसकी ज़रूरत हो, वीट की ज़रूरत हो, क्योंकि आप पे एक्सचेंज के लिए क्या है, वीट ही है। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता कि हर शूज़ मेकर को वीट की ज़रूरत होगी, उसे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस वांट्स की अगर इसमें बोथ पार्टीज़ का क्या होना चाहिए, दोनों की वांट्स का मिलना ज़रूरी होना चाहिए कि जो हम देने एक्सचेंज करने जाने और सामने वाले को जो चाहिए वो सेम हो। फिर यही जब ये ट्रांजैक्शन ये क्या हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। यही सबसे पहले इसका मेन कारण बना डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यही सबसे पहले इसका क्या है, ड्रॉबैक है। जैसे ये आप डायग्राम में देख लेंगे कि इसे गेहूँ दे रहा है, ये सूज है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मैं तो गेहूँ देना चाहता हूँ, वो क्या देना चाहता है, सूज देना चाहता है। नहीं, हमें तो कुछ और चाहिए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे बार्टर सिस्टम का पहला ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक दूध का गिलास है और ये कपड़े का प्राइस है। आप इन दोनों के प्राइस देखो, इसका नॉर्मली प्राइस मान लो 20 रुपीज़, इसका मान लो आप 10 रुपीज़। अब इनके आप मेज़र ऑफ वैल्यू देख सकते हो, इनकी हम कोई कीमत ही नहीं लगा सकते थे उस समय कि ये कितना प्रीसियस है, ये कितना महंगा है। सभी से आपस में ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे द बार्टर सिस्टम लैक अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ मेजर टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम आज के समय में पैसों से कुछ भी पता करते हैं कि ये इतने रुपए की चीज़ है, ये इतने रुपए की चीज़ है, पहले ऐसा नहीं हो पाता था, कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी, हम मेजर ही नहीं कर सकते थे वो चीज़ कितने की होगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, विदाउट अ स्टैंडर्ड मेजर इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ वन गुड शुड बी एक्सचेंज फॉर अनदर। सबसे बड़ा यही चैलेंज था, बिना कोई मेजर वैल्यू के हम क्या नहीं कर पाते थे, गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनका हमें यही नहीं पता होता ये इसके बदले एक एक्सचेंज करना ठीक है कि हम पे तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक क्या कर रहे हो, आपको क्या एक बनाना चाहिए और आप पे क्या है, एक गेहूं का कट्टा है, आप उसके बदले एक एक्सचेंज कर लोगे, पहले तो कर लेते लेकिन आप तो अब नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि उसकी कीमत ज़्यादा है। इसलिए पहले क्या नहीं थी, एक मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग हाउ मैनी एप्पल्स आर वर्ड ऑफ वन बुक विदाउट द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आपको एक टोकरी भरी हुई है एप्पलों से और आपको कोई एक नोटबुक दे रहा है, आप ले लोगे, एक्सचेंज कर लोगे? नहीं, बिकॉज उस नोटबुक वाले को भी तो पता है, उस एप्पल वाले को भी पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, वो इतने सारे एप्पल एक नोटबुक के बदले तो नहीं देगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसे।
ये इसका दूसरा ड्रॉबैक था। अब थर्ड क्या है, नो स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। हम इसे डिफर्ड पेमेंट्स को भी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता था, द बार्टर सिस्टम लैक अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब पहले के ज़माने में ये, आज तो हम ये कर देते हैं, हम फ्यूचर पेमेंट्स आपको किस में दे देंगे, कैश में दे देंगे। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, अब किसी ने ये कर दिया कि हम आपको जो फ्यूचर पेमेंट करेंगे एप्पल्स करेंगे, मतलब मैं आपको 10 एप्पल्स दे दूंगा, आप अभी तो मुझे सामान दे दीजिए लेकिन मैं फ्यूचर में आपको 10 एप्पल्स दे दूंगा। अब ये तो ज़रूरी है कि वो उस पर 10 एप्पल हमेशा से बने रहेंगे, फ्यूचर पेमेंट वो कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम सीज़न नहीं चला, एप्पल नहीं हुए, तो कहाँ से देगा एप्पल। अब इसमें यही बताया गया है कि उस पर कोई मतलब ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको फ्यूचर पेमेंट करने का वादा करा गया है वो आपको फ्यूचर पेमेंट मिले। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज़ का है, बार्टर डज नॉट अलाउ एग्रीमेंट टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स और एक्सटेंडेड क्रेडिट। वहाँ पे कोई आप एग्रीमेंट ही नहीं बना सकते थे ऐसा कुछ, बिकॉज एग्जाम्पल यू कैन नॉट प्रॉमिस टू गिव अ फार्मर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्पल नेक्स्ट मंथ इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज टुडे। आप एक एग्जांपल ले लो कि फार्मर से आप ये नहीं कह सकते मैं आपको अगले महीने क्या दे दूंगा, एप्पल दे दूंगा, आप मुझे सर्विस दे दीजिए। नहीं, आप सीज़न नहीं चला, आप एप्पल कहाँ से लाओगे। आप इसमें भी देख रहे हो, गेहूँ के बदले क्या हो रहा है, एप्पल का, कि आप मुझे भी अपनी मुर्गी दे दीजिए, एप्पल दे दीजिए। अब ये कहता है कि मैं फ्यूचर में आपको एप्पल दे दूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपको क्या भरोसा कि आप एप्पल दे देंगे, आप पे नहीं हुए या आपको नहीं मिले। इसमें यही कहा गया है कि जो फ्यूचर पेमेंट्स है वो अनसर्टेन होती हैं कि आप पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज तो हम कर सकते हैं बिकॉज कैश है, मनी तो हमेशा हम पे रहेगा, आप कहीं से भी ला सकते, लेकिन एप्पल कहाँ से लाओगे। ठीक है, समझ गए। ये हमारा थर्ड ड्रॉबैक था। फोर्थ ड्रॉबैक क्या है हमारा, नो स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने मनी का सबसे फेक फंक्शन पढ़ा था स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोगों को स्टोर करने में बड़ी दिक्कत होती थी। बार्टर गुड डज नॉट इफेक्टिवली स्टोर वैल्यू ओवर टाइम, मीनिंग दे कैन नॉट बी सेव्ड और यूज्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। अब लोगों पे इतना सारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन्हें कहाँ तक स्टोर करेंगे। आप तो अब मनी अभी तो इतने छोटे से होते हैं, आप उन्हें कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तो इतने बड़े बड़े गुड्स होते थे, गाय होती थी, सब उसमें एक्सचेंज करने में लोग रखते थे, लेकिन आप उन्हें अब कहाँ रखोगे, आप पे इतनी जगह ही नहीं होती थी। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही क्या होता था, परमिशनल गुड्स जैसे फ्रूट्स हो गए, आप उन्हें कब तक स्टोर करोगे, वो तो कभी भी ख़राब हो सकते हैं। लॉस वैल्यू ओवर टाइम एंड कैन नॉट बी सेट फॉर फ्यूचर ट्रेड, और आप उसे फ्यूचर ट्रांजैक्शन या ट्रेड करने के लिए आप क्या नहीं कर सकते, उसे स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्रेड वेजिटेबल्स टुडे, आपको क्या करनी है, वेजिटेबल्स का ट्रेड करना है, दे माइट स्पॉइल बिफोर यू कैन ट्रेड इट दैम अगेन। आप दोबारा उसका मतलब उसे ट्रेड करने गए, वो उससे पहले स्पॉइल हो गई, मतलब ख़राब हो गई। अब इसे ही बोलते हैं हम नो स्टोर ऑफ वैल्यू। उस टाइम स्टोर ऑफ वैल्यू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी स्टोर करने में। इसका फोर्थ ड्रॉबैक था। ठीक है, हमने भी क्या पढ़ा, ड्रॉबैक्स पढ़े किसके, बार्टर सिस्टम के। हमने अब तक मनी पढ़ा, मनी क्या होता है, उसके कुछ फंक्शंस देखे थे। फिर हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ बार्टर सिस्टम की वजह से। फिर हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम के क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। मनी कितने प्रकार की होती हैं, मनी हमारी 4 प्रकार की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। फर्स्ट फियाट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। ये क्या हो गया, 2 टाइप के हो गए हमारे, फियाट एंड फिड्यूसरी मनी ना हम एक साथ पढ़ेंगे। सेकंड फुल बॉडीड मनी एंड सेकंड क्या, और थर्ड क्या हो गया हमारा, फोर्थ क्रेडिट मनी। ठीक है, ये हमारे 4 तरीके को था, हम इन्हें अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फियाट मनी क्या होता है एंड फिड्यूसरी मनी। ठीक है, जानते हैं कि फियाट मनी होता क्या है। फियाट मनी रिफर्स टू डेट मनी विच इज इशूड बाय अदर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नोट्स, कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री एज अ लीगली बाउंड एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फियाट मनी एक ऐसा मनी होता है जिसमें ये क्या होती है, अथॉरिटी मिली होती है जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने से क्या करता है, इशू करा होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे आपके नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, और ये आपका मतलब जो आपकी बाउंड्री है, आपकी कंट्री बाउंड्री, उसके अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस है कि आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट इशू होता है कि ये गवर्नमेंट ने इशू करा है, क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। नो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी नहीं होती, जैसे गोल्ड और सिल्वर की अपने आप में एक वैल्यू होती है कि इसकी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ऐसा नहीं। जो हमारे कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उनकी एक ही वैल्यू रहती है। 500 का नोट है तो उसका क्या होगा, 500 रुपीज़ का ही रहेगा।
लीगल टेंडर ये क्या होता है, लीगली ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, से हम क्या बोलते हैं लीगल टेंडर, कि इसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, वैलिड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल में बैंक नोट्स में क्या गया, यूएस डॉलर, यूरो, इंडियन रुपीस, कॉइन्स में पेनी, निकल, डाइम, ये किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे फियाट मनी के। फियाट मनी जो क्या होता है, ऑथोरिटी मिली होती है इसे गवर्नमेंट के द्वारा कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं इसे किसके भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, और इसे पूरी कंट्री में क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, फियाट मनी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी जाती है। अब हमारा क्या आता है, फिड्यूसरी मनी। अब ये फिड्यूसरी मनी क्या होता है, फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। अब फिड्यूसरी मनी क्या होता है, ये एक ऐसा मनी है, ये ऐसी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें जो पेयर होता है, मतलब जो दे रहा है और जो लेने वाला है पेई, उसके ट्रस्ट के बीच का होता है। मतलब अगर ट्रस्ट के बीच में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। जैसे एग्जांपल आप चेक ले लो, आपने किसी को चेक दिया है, अब आप चेक दे रहे हो, वो एक ट्रस्ट पे तो ले रहा होगा सामने वाला कि मेरी ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी, आप एक विश्वास पे देते हो कि चेक, या जो लेने वाला होता है वो इस विश्वास पे लेता है कि चेक की हमारी जो फ्यूचर पेमेंट है वो हो जाए। ये लेकिन ये जो पूरी साइड प्रोसेस होता है, ट्रांजैक्शन होता है चेक के, किस पे होता है, ट्रस्ट पे होता है। आर फिड्यूसरी मनी दिस आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए भी एक्सेप्ट करा जाता है बेसिस ऑफ किस पे, ट्रस्ट पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप इसे पे करें, नहीं, ये एक ट्रस्ट पे ही दिया जाता है क्या, चेक। इसके कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन ट्रस्ट पे होता है, वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉमिस टू ऑफ द ट्रस्ट और इशूअर। अब ये ट्रस्ट पे इशू करता है कि जैसे एक जो इशूअर है, मतलब जो चेक इशू कर रहा है, वो जो पेमेंट कर रहा है वो पे के अकॉर्डिंग ही हो, उसके ट्रस्ट है कि उसमें मतलब जो से अमाउंट चाहिए वो उसे मिले। नॉट ऑलवेज बैक्ड बाय अ कमोडिटी, डज नॉट ऑलवेज हैव अ फिजिकल बैंकिंग। हमेशा ये नहीं होता कि फिजिकल बैंकिंग हो, मतलब बैंक में जाके वो हो कि बैंक से ही वो चेक मिलेगा, नहीं, आप उसे कभी भी कहीं से भी दे सकते हो चेक। लीगल एक्सेप्टेंस होता है इसका, एक्सेप्ट इन ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑन ट्रस्ट, और ये लीगल एक्सेप्ट मतलब लीगली इसे ऑथराइज करा गया है, ये भी क्या एक्सेप्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और उसे एक्सेप्ट आपको करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे बैंक डिपॉजिट में आ गया चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, पेपर मनी में जैसे नोट्स रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑफ वैल्यू, ठीक है, आप समझ गए। ये आपका चेक है, चेक आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने दो तरीके के भी पढ़े थे, फियाट एंड फिड्यूसरी मनी। अब हमारे किसकी बारी आती है, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब ये मनी कौन से होते हैं जानते हैं। फुल बॉडीड मनी रिफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू द मनी ऑफ वैल्यू एज वेल एज व्हेन दीज आर इशूड। अब फुल बॉडी मनी कौन सा होता है, ये एक ऐसा मनी होता है जिसमें मनी जो आपकी टर्म है, मनी की जो टर्म है वो कमोडिटी की वैल्यू से हमेशा मनी की वैल्यू से इक्वल होती है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आ रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर। आप पुराने समय में देखो जब ब्रिटिश टाइम चल रहा था उसमें जो कॉइन्स होते थे हमारे किसके बनते थे, सिल्वर्स के बनते थे। कमोडिटेड वैल्यू ऑफ द कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशूइंग। द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेंट इन कॉइन्स वॉज इक्वल टू 1। अब जो सिल्वर की वैल्यू है मार्केट में वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारा कॉइन है 1 रुपीज़ का, उसकी वैल्यू अभी क्या होगी, 1 रुपीज़ ही होगी। अगर आप सिल्वर का कॉइन मार्केट में जाके बेचो तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, 1 रुपये से ज़्यादा की। जैसे 1 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन है उसकी वैल्यू तो लेकिन मार्केट में ज़्यादा होगी। वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशूइंग और द मार्केट वैल्यू और द सिल्वर कंटेन इन द कॉइन वॉज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी रिफर्स टू दैट मनी इन विच मनी वैल्यू मोर देन कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल दैट 1 rupee coin is made of India, or which lower than the money value of the rupee coin. Otherwise, people would have melted the coin and sold the metal in the market at price greater than 1 rupees. अब जो हमारी किसकी वैल्यू होती है, मेटल की जो कॉइन होता है 1 रुपीज़, उसकी क्या होती है, कमोडिटी वैल्यू से कम होती है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, सारा मेल्ट कॉइन को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मेल्ट करेंगे, उसे जाके क्या कर देंगे, मार्केट में बेच देंगे, उससे पैसे कमा लेंगे। नहीं, ये हमारे यहाँ क्या है, इनलीगल है। आप जो हमारे कॉइन्स उन्हें क्या नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते। अब हम बढ़ेंगे कि मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे मनी के क्या दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मनी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी,
फंक्शंस ऑफ मनी प्लेस्ड इन टू कैटेगरी, एक तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। सबसे बात करते हैं हम पहले क्या है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने अभी पढ़ा था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है, मनी एक्ट करता है एक मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी, आप कुछ सेल कर रहे हो, आप कुछ सामान बेच रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, पैसा। आप कुछ खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो, पैसा। मतलब मीडियम, ये एक मीडियम बन चुका है सेल और परचेज का। इन दिस एब्सेंस ऑफ मनी गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मनी के एब्सेंस में आप क्या करते हो, गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हो। दिस रिक्वायर्ड डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, लेकिन उसमें क्या जरूरी होना चाहिए, डबल कॉन्सिडेंस वांट्स, मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए। implying that exchange was difficult and therefore limited introduction of money as separated the acts of sale and purchase. Double coincidence of wants is no longer a limitation. अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ज़्यादा देर तक तो चला नहीं, इसलिए हमने मनी को इन्वेंट करा और एक कॉमन यूनिट ला दी मनी की, हम इसे मेज़र करेंगे हर गुड्स के लिए। ओके अब बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे हम क्या ही बोलते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू। अब हम जो कुछ भी कमोडिटी होती है हम उसे किस भी मतलब कंपेयर कर पाते हैं कि उसकी वैल्यू किससे, मनी से। मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इन अदर वर्ड्स इट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मीन्स क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विस मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी यूनिट। आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज की क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो वैल्यू। मतलब ये माइक कितने का है, बोर्ड कितने का है, आप इसे किस में मेजर कर सकते हो, मतलब मनी में। मेजर ऑफ वैल्यू वॉज वेरी डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्या होता था, मुश्किल होता था कि आप मेजर कर सकें किसकी वैल्यू, कमोडिटी की, गुड्स की जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द दिस वर नॉट कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ रिमूव दिस डिफिकल्टी, नाउ ईच गुड्स इज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये जरूरी नहीं था कि हर वैल्यू उस टाइम क्या हो, टर्म्स ऑफ मनी में क्या कर सकें हम, वो तो इम्पॉसिबल था क्योंकि मनी नहीं था। अब ये तो अब तो हमारे मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में कि हम मनी से सारी गुड्स और सर्विसेज को क्या कर पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ मनी, बिकॉज क्या हम पे मनी है जो एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू डेट वी आर नो एबल टू कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन द पीपल, होलसेल प्राइस इंडेक्स शोज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अभी हमें बहुत सारे डाटा दे देता है मनी की, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है हमारी, हम किस रेट से बढ़ रहे हैं, किस रेट से हमारी महंगाई गिर रही है, मतलब डिफ्लेशन आ रहा है, ये इन्फ्लेशन आ रहा है, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, मनी की वजह से। बिकॉज हम पे क्या है, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या, मनी। अब बात करते हैं हमारा सेकेंडरी फंक्शन क्या है। हम इसे सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शंस भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट करना। डिफर्ड पेमेंट्स रिफर टू ऐसी पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। ये एक ऐसी पेमेंट्स होती है जो हम कुछ पेमेंट्स क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में करने वाले हैं। मनी हैज़ मेड डिफर्ड पेमेंट मच ईजियर दैन बिफोर। अब जो मनी की पेमेंट से पहले से के समय से ज़्यादा अब बहुत अच्छी है कि हम इसे फ्यूचर में कर सकते हैं। जानते हैं कैसे, वैन वी बोरो मनी फ्रॉम समबडी, अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, वी हैव टू रिटर्न बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो देते हैं और क्या करते हैं साथ में इंटरेस्ट अमाउंट भी हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात करें भविष्य में क्या होगा कि मनी एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ डिस पेमेंट्स। मनी क्या एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मोड है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मनी से हमें पेमेंट करना। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक सच पेमेंट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसके बदले में, अगर हम कोई पेमेंट गुड्स और सर्विसेज के बदले में करना चाहें फ्यूचर पेमेंट्स, तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि आप गुड्स और सर्विसेज में कोई पेमेंट करोगे तो। डिफिकल्ट रिटर्न टू लोन इन टर्म्स ऑफ वीट सेम क्वालिटी। अब जितने का आपने लोन लिया ये मुश्किल हो जाएगा कि आपको उसी टर्म्स में क्या करना है, उतना गेहूँ देना है आपको उन्हें, वीट, ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब सेकंड क्या है इनका, सेकेंडरी फंक्शन में सेकंड पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मीन्स क्या होता है कि ये जो आप मनी है, मनी को आप कहीं भी आराम से स्टोर कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू इम्प्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोरिंग वेल्थ हैज़ बिकम कंसिडरली ईजी। ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, ईजी हो चुका है स्टोर करना मनी को। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, किसकी वजह से, मनी को जब से इंट्रोडक्शन हुआ है मनी का। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर एंड टाइटल्स लाइक एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिसिप्ट्स। अब आप पेमेंट से कितनी ज़्यादा ईजी होगी, आपकी पेपर, कैश पेपर हो गया, आपके नोट पेपर हो गए, या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स हो गई, आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, कितनी ईजी हो चुकी है। It was not converted in store value in the barter system of exchange because goods tend to wear out of Paris। अब पुराने समय में ये नहीं हो पाता क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो गुड्स होते थे क्या होते थे,
पेरिसेबल गुड्स होते मतलब गुड्स ख़राब हो जाते थे, ये क्या होते थे, आउट ऑफ वियर हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे, स्पॉइल हो जाते थे। और इसलिए क्या आता है, इस टाइम स्टोर ऑफ वैल्यू बड़ी ज़्यादा मुश्किल थी। इसकी वजह से मनी क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर ऑफ वैल्यू अच्छी थी कि आप मनी को कभी भी कैसे भी स्टोर करके रख सकते हो फ्यूचर ट्रेड के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए। थर्ड इसका क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, सॉरी थर्ड, एक मिनट बच्चों, थर्ड क्या है इसमें, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या होता है, मनी सर्व एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, वेल्थ मनी वैल्यू कैन बी कन्वीनियंट ट्रांसफ़र फॉर कैन बी ई ट्रांसफर्ड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप मनी को कहीं भी आराम से कहीं भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो, ई ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, एक जगह से किसी भी वर्ल्ड के कोने में क्या कर सकते हो, मनी को आप भेज सकते हो। ई ट्रांजेक्शन आपने सुना हो, बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो आप। इट इज़ द ट्रांसफर वैल्यू विच कैन बी लीड टू द एमरजेंस ऑफ एमएनसीज, आप एमएनसीज के थ्रू कर सकते हो अकॉर्डिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हैज कम टू एक्सिस्टेंस। उसकी वजह से हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का एक कंसेप्ट आया था कि आप बाहर के देशों में भी क्या कर सकते हो, अपने गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो। ये हो गया। चलिए अब हमारे बुक का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है। मनी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मनी में एक और लास्ट टॉपिक बचता है क्या, सप्लाई ऑफ मनी। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, जो मनी सप्लाई हो रहा है। जानते हैं मनी और सप्लाई क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, एक पिछले प्रीवियस चैप्टर में, स्टॉक फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। मनी क्या है हमारा, एक स्टॉक ऑफ कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है। इट रिफर्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, याद रखनी है आपको दो तीन चीज़ें इसमें। एक तो स्टॉक कंसेप्ट है और हम इसे किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और इसमें हम कौन सा स्टॉक लेते हैं, टोटल मतलब जितने तरह का कभी मनी हो है हम इसमें सब ऐड कर रहे हैं, जो भी किसके पास है, पीपल्स के पास, मतलब कंट्री में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके पास जितने भी पैसा है, किसी भी तरह का पैसा है, हम उसे कैलकुलेट ऐड करते हैं और हम उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, और लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें जरूरी हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड। अब सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता वो जान लेते हैं। फर्स्ट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास है हम उसे क्या नहीं करते, सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज अब जो सरकार के पास पैसा है, जो इन्होंने पैसा भी इशू ही नहीं करा है, मतलब लीगल टेंडर में आया ही नहीं है, हम उसे कैसे इंक्लूड कर लेंगे। हम ऐसे ही पैसा इंक्लूड करेंगे ना जो पब्लिक के पास ऑथराइज लीगली आ चुका है ना। सेकंड, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अब बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा हम उसे क्या नहीं करते, हम उसे कैलकुलेट नहीं करते, ऐड नहीं करते, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे जो पैसा मतलब वो पीपल का जो है वो हमने ऐड कर लिया है। और बैंकिंग कुछ मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया जो क्या करता है, हमारे जो पैसे इशू करता है उसका हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तो लीगल टेंडर में आया ही नहीं है, उसकी वजह से। बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को सप्लाई करते हैं। जब ये लीगल टेंडर में आएगा जब भी हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लाईज ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अब जब भी सप्लाई ऑफ मनी होती है हम उसे कैसे नहीं करते, नेवर ट्रीटेड, मतलब हम उसे कभी भी ट्रीट नहीं करते सप्लाई ऑफ मनी में जो सप्लायर्स ऑफ का पैसा होता है। अब हम जानते हैं, हम जानेंगे मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब हम मनी को सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। इन इंडिया देर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमारे इंडिया में कई तरीके के सप्लाई, मतलब M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, हमें अभी M1 ही दे रखा है कि हमें M1 के बारे में ही जानना है। हम किस पे बात करने वाले हैं इसमें खाली डिटेल में, भी M1 में मैं आपको M2, M3, M4 के बारे में बता दूंगा, लेकिन हम उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इतना। इन इंडिया 4 अल्टरनेट होते हैं पे मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, जैसे हम किसके लिए जानते हैं, M1, M2, M3 और M4। अब हमें M1 के बारे में डिस्कस करना है, प्रिस्क्राइब करा गया हमारे सिलेबस के हिसाब से। जो M2, M3, 4 है वो आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं M1 मेजर ऑफ सप्लाई होता क्या है। अकॉर्डिंग टू M1 मेजर मनी सप्लाई इंक्लूड्स कुछ कंपोनेंट, जैसे M1 में क्या आ गया, C प्लस DD प्लस OD, 3 कंपोनेंट्स क्या, C, DD, OD। अब इनके जानते होता क्या है। सबसे पहले C होता क्या है, इट रिफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट। सी का मीन्स क्या होगा, ये ऐसी करेंसी होती है जो आप किसके पास है, पब्लिक के पास है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, नोट्स और कॉइन्स। अब DD क्या होता है, इट रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट। ये क्या होगा, एक डिमांड डिपॉजिट हो गया जो पीपल के पास होता है कमर्शियल बैंक्स के अंदर।
डीस आर चेकेबल डिपॉजिट भी हो सकता है, विच कैन बी विड्रॉल ऑन ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। हम इसे मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हमारी डिमांड के हिसाब से, और ये हमारा किस में जमा होता है, बैंक के अंदर जो हमारा पैसा जमा होता है वो वाला। अब ओडी क्या होता है, अब हमारा ओडी क्या हो गया, अदर डिपॉजिट। दिस आर अदर डिपॉजिट विच इज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है जानते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास पैसा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट। डिमांड डिपॉजिट किसके पास है, आरबीआई, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का और फॉरेन गवर्नमेंट का। और डिमांड डिपॉजिट किसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जैसे लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी हमारा फंड होता है उनके पास। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, M1, इसमें एमसीक्यू भी आ जाता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन करिए। M1 में क्या क्या आता है, सी जो पब्लिक के पास पैसा है, डबल डी डिमांड डिपॉजिट, थर्ड अदर डिपॉजिट, जिसके अंदर कई सारे हमारे 3 ऑप्शन थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, डिमांड डिपॉजिट किन किन लोगों के होते हैं। ओके, अब हमें एक डायग्राम समझते हैं। मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में हमने क्या करा, करेंसी विद पब्लिक के पास सी, डिमांड डिपॉजिट पीपल्स कमर्शियल बैंक्स में होता है, कमर्शियल बैंक्स में हमारे किस किस के पास होता है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई के पास जो होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए लाइक नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट के हो गए पैसा। थर्ड डिमांड डिपॉजिट किसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लाइक आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। और थर्ड क्या था हमारा, सॉरी ये अदर डिपॉजिट किसके थे, ये इसके मतलब कंपोनेंट्स थे, और ये डिमांड डिपॉजिट हमारा अलग था। समझ गए, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स थे, ये इस वाले थर्ड वाले के कंपोनेंट्स के 3 और थे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था M2 M3 4, इनका एक बार देख लेते हैं होता है क्या है। वैसे हमें जनरली इतना नहीं इसमें पढ़ना नहीं है। M2 में हम M1 जो होता है CDD OD, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, इफ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग्स होते हैं, उनके डिपॉजिट होते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं, तो हमारा M2 कैलकुलेट हो जाता है। M1 में हम क्या जोड़ देते हैं, टाइम डिपॉजिट्स ऑल कमर्शियल्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के, वह टाइम डिपॉजिट आर डिपॉजिट दैट कैन नॉट बी विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी एंड डिस्ट्रीब्यूट। हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, कमर्शियल बैंक के जितने भी डिपॉजिट हो सकते हैं या क्या कोऑपरेटिव बैंक्स के, तो हम उन्हें वो जोड़ देते हैं, तो हमारा M3 आ जाता है। M4 में क्या करते हैं, M3 को जोड़ के उसमें क्या जोड़ देते हैं, टोटल डिपॉजिट जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के ऑर्गेनाइजेशन के, एक्सक्लूडिंग किसको निकाल के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को एक्सक्लूड करके, मतलब उन्हें हटा के उन्हें अगर ऐड कर दें तो हमारे क्या आ जाता है, M4। एक टॉपिक था हमारा, उसे एक बार पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी इज़ अ मनी प्रोड्यूस बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट। अब हाई पावर्ड मनी एक ऐसा मनी होता है जिसके किसके द्वारा इशू करा जा रहा है, आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा। इट कंसिस्ट 2 थिंग, जैसे एक करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पैसा जो पब्लिक के पास है, बी कैश रिजर्व विद द बैंक्स, और ऐसा पैसा जो बैंक के पास क्या है, रिजर्व है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये हमारा चैप्टर क्या है, यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर 4 का एक वन शॉट था कि हमने ये पूरा चैप्टर इस पार्ट में क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मतलब इस चैप्टर में कुछ भी या किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट लगे, आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को आप SDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस हमारी मतलब जो भी वीडियोस बननी है आपको अच्छी लगती हैं, तो आप उसे अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, एंड ऐसी और मोर वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय। हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 मनी के मतलब बैंकिंग के साथ। बाय बाय।